हेलो एवरीवन। हाल ही में बीपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस में बदलाव किया है और वहां पे एसए पेपर को इंट्रोड्यूस किया है। एसए पेपर को इंट्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ इतना है बीपीएससी के लिए कि जीएस का पेपर जो होता था, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, उसमें क्या होता था कि लोग रट्टा मार के आते थे, क्वेश्चंस काफी प्रिडिक्टेबल होता था और रट्टा मारने के बाद आके वहां पे पॉइंट्स वगैरह लिख के चले जाते थे। तो उससे एक पर्सनालिटी का जो असेसमेंट होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, वो जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा था और बार बार बीपीएससी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये जो है एकदम पैटर्न बेस्ड एग्जाम हो गया और रट्टाफिकेशन वाला एग्जाम हो गया है। तो यहाँ पे बीपीएससी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए एसए को इंट्रोड्यूस किया है। इससे जो है वो 300 नंबर का है और यहाँ पे अगर आप बढ़िया से लिखते हैं तो आपको आराम से 150 पौने 200 के आसपास नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपका एसए खराब हुआ तो 50 नंबर भी लाना मुश्किल होगा। तो एसए वाला पेपर जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और ये जो है आपके मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा और सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। नाउ जो भी लोग यूपीएससी बैकग्राउंड से आते हैं बीपीएससी एग्जाम देने के लिए, तो अगर उन्होंने मेंस लिखा है तो थोड़ा बहुत उनका प्रैक्टिस होता है एसए पेपर का। लेकिन जो लोग पर्टिकुलरली बीपीएससी वाले बैकग्राउंड से होते हैं, जो केवल बीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एसए का पेपर टैकल करना जो है वो मुश्किल होता है। और इस बार पहली बार है आपके पास और 3 महीने का टाइम मिला हुआ है। इस 3 महीने में इससे सीखना, इससे को लिखना और उसके साथ फिर इससे के टॉपिक के साथ जस्टिस करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुश्किल है थोड़ा, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। नाउ अब मुश्किल बोलने का मतलब यही है कि आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप जीएस पेपर में करते थे कि 10 क्वेश्चन रट्टा मारे और चले गए और आप अपने एग्जाम दे दिया। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आपको थोड़ा सा इससे में जो है आपको लगेगा कि यस, यू आर डूइंग जस्टिस विद द टॉपिक। नाउ ये जो सेशन होगा हम लोग का, वो एसए के बारे में एक ओवरव्यू बताऊंगा मैं आपको और पूरा ये वीडियो सीरीज चलेगा आपका एसए से रिलेटेड, जहाँ पे एक एक सेगमेंट्स को हम लोग ब्रेक करेंगे कि कैसे जो है एसए क्या होता है आपका। उसके बाद कौन सा एसए जो है वो पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ एसए। ओके, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एसए में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका टॉपिक्स को सिलेक्ट करना। तो वो टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करना है आपको एसए में से। कुछ टॉपिक आपको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से मिलेंगे, कुछ फिलोसफिकल मिलेंगे, कुछ पॉलिटिकल इससे आपको मिलेगा, कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड मिलेगा। तो बहुत सारा आगे हम लोग देखेंगे उसको। उसके बाद जब एक बार आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको टॉपिक से रिलेटेड डायमेंशंस जो है वो ब्रेक करना होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब भी आप एक बार टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने, उसका डायमेंशन आपने ब्रेक कर लिया, तो डायमेंशन से रिलेटेड आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सीधा सीधा माथापच्ची लगाना होता है। ओके, उस माथापच्ची में ये पता करना होता है कि आप कौन सा रिपोर्ट्स, कौन सा केस स्टडी, कौन सा एग्जाम्पल, कैसा फ्रेमवर्क होगा, हर चीज आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सब करने के बाद जो है आपका जो आगे वाला पार्ट हम लोग करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन का। तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का तरीका क्या होता है लिखने का। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन जो है एक ही तरीके से लिखा जाता है, हर आदमी के लिए इंट्रोडक्शन लिखने का एक तरीका अलग होता है। तो ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल अगर हम लोग मान के चले तो 3 या 4 तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका बॉडी वाला पार्ट आता है। सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, सारा डायमेंशन डिस्कवर करने के बाद एक क्रूशियल पार्ट आता है कि बॉडी वाले पार्ट में कैसे जो है पैराग्राफ जो है उसको फॉर्म करना है, कैसे जो है 2 पैराग्राफ के बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स डालना है आपको। उसके बाद कैसे जो है पूरे पैराग्राफ्स के बीच में आपको एक कोहेरेंस, एक रिदम जो है वो मेंटेन करके रखना है। क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपको अपना 1000 वर्ड पढ़वाना है तो एग्जामिनर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है कॉपी में आपके जितना आप होते हैं। तो आपको अगर एग्जामिनर को पढ़वाना है अपना कॉपी, तो आपको कहीं ना कहीं एक रिदम मेंटेन करके रखना होगा, एक इंटरेस्ट जनरेट करके रखना होगा। नाउ और एग्जाम्पल्स और केस स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एग्जाम्पल्स और केस स्टडी हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका कि उसके बाद सिंक्रोनाइज कैसे करना है पूरे बॉडी पार्ट को, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में इस तरह से हम लोग मूव करेंगे। नाउ सबसे पहला पार्ट होता है आपका कि इससे होता क्या है और क्यों बीपीएससी ने अपना इससे जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नाउ सी, इससे के बारे में बोला जाता है कि इससे जो है वो आपका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ, ये आपका लंबाई चौड़ाई नहीं बताएगा, ओके, बट हाँ ये आपको ये बताएगा, किसी का भी ऐसे देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी को उस सब्जेक्ट के ऊपर कितना इन डेप्थ नॉलेज है और उसका नॉलेज जो है
क्या वो कंटिन्यूअस स्टडी से आया है या किसी का चुटका रट्टा मार लेने से आया है। तो ये सब चीज जो है आपको इससे सही पता चलता है। ना दूसरा चीज क्या होता है आपका, तो एक तो हो गया आपका पर्सनालिटी। ना दूसरा चीज क्या होता है एस्से के साथ आपका, कि एस्से के बारे में हम लोग बार बार ये बोला जाता है कि एस्से जो है वो बड़ा जनरलिस्ट टाइप का पेपर होता है। आपका जो पेपर इवेलुएट करेगा, जो भी एग्जामिनर आपका पेपर इवेलुएट करेंगे, तो वो लोग एक जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो जब वो स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो वो ऐसा कुछ स्पेशल चीज, जैसे मान लो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एस्से आता है आपका, तो कभी उनका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगा वहां पे कि आप जो है एकदम साइंस के कोर में जाके और न्यूटन्स का लॉ जो है वो डिफाइन करो। ओके, वहां पे उनका एक्सपेक्टेशन, या ये पॉलिटी के सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस से, तो कभी उनका ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि आप पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं उनको मेंशन करो या उनका जो व्यू पॉइंट है वो बताओ आप। उनका बस सिंपल सा ये होता है कि ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यू हो सकते हैं, बट उसका एप्लीकेशन जो है वो सोसाइटी पे क्या हो सकता है। ओके, हम लोग के यहाँ जो भी समस्या चल रहा है, तो क्या उसका सॉल्यूशन जो है उस पर्टिकुलर थ्योरी से निकाला जा सकता है। तो दूसरा पार्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका जर्नलिस्ट का। तो कभी भी इससे पार्ट में ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक आता है वही सिलेक्ट करना है। आपका अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है वही आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इवन एक और चीज होता है आपका कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे हटके अगर आप कोई टॉपिक चूज करते हैं तो अच्छा मार्क्स आने का संभावना ज्यादा होता है। क्योंकि मान लो आपका अगर बैकग्राउंड जो है वो आईआईटी का है, ओके, कहीं आईआईटी से पास आउट हुए हैं और उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एस्से पूछा। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपने पूरा लाइफ जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, तो रादर देन गोइंग इन द एप्लीकेशन पार्ट कि उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या करेंगे उसके डिटेल में जाएंगे और उसके बारे में बताना शुरू करेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो वहां पे आपका जो एस्से होगा वो बड़ा स्पेशलिस्ट टाइप का एस्से होगा। वो चीज हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। हम लोग का एस्से जो होना चाहिए वो एकदम जनरल होना चाहिए, लैंग्वेज जो है एकदम सिंपल होना चाहिए, उसके बाद कनेक्शंस होना चाहिए, एग्जाम्पल भी एकदम रियल सोसाइटी में जो एग्जाम्पल चल रहा है वहां से एग्जाम्पल उठाओ आप, जो न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा, और वहां से बताओ कि कैसे जो है ये टॉपिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो इससे में यही होता है आपका बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि कंटेंट जो है वो भर भर के आपको रट्टा मारना है या किसी का नोट्स उठा लिए बहुत सारा। अभी जैसे एग्जाम जो अनाउंस हुआ है ना, तो इसके बाद जो अब एक नया दौर शुरू होगा, बहुत लोग जो है वो यूट्यूब पे करतब दिखाना शुरू करेगा, बहुत लोग जो है वो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा के बताना शुरू करेगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है आपको एस्से का। बहुत सारा लोग जो आपको कट पेस्ट करके मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करेगा कि इसको रट्टा मार लो तो हो जाएगा आपका। वो सब चीजों में नहीं पढ़ना है आपको। इससे जो है वो आपको एकदम जेन्यून होकर लिखना है। अतुल प्रसाद का आप ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर आपका एस्से जो है वो ओरिजिनल होगा, आपका अपना थॉट प्रोसेस, आपका अपना एनालिसिस अगर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको जो है उस चीज के लिए रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड का मतलब होता है कि अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन वही अगर प्लेजरिज्म हुआ, प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज का नकल करना, तो अगर एग्जामिनर को लगता है कि आप कहीं से कट पेस्ट कर रहे हैं, प्लेजरिज्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेनाल्टी पे करना होगा। पेनाल्टी का मतलब सिर्फ इतना हुआ आपका कि अगर 300 नंबर का एस्से है, आप जो है कॉपी पेस्ट करके इधर से उधर से उधर से उधर से आप चिपकाए हुए हैं, तो आपको जो है 50-60 मार्क्स से अधिक नहीं मिलने वाला है। ओके, तो मार्केट्स के चुटका के बारे में आपको नहीं पढ़ना है ज्यादा उसके ये में। हाँ, थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए होता है कि अच्छा एस्से लिखने के लिए। इस वीडियो सीरीज में मैं बहुत सारा जब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा मैं आपको कि देखो कितना ओरिजिनल इंट्रोडक्शन है और कितना अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है उससे। ओके, जब बॉडी वाला पार्ट करेंगे वहां भी मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, वहां भी दिखाऊंगा मैं कि देखो कितना ओरिजिनल एस्से है, कितना कम कंटेंट के साथ कितना अच्छा एस्से जो है वो लिखा गया है। नाउ तो ये सब चीजें जो है वो ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन करना होता है आपको। और ये ओरिजिनलिटी तभी आएगा जब आपने एक्चुअली में कोई चीज स्टडी किया है। तो अगर हम लोग का जो सेशन होगा एस्से का, वहां पे मैं बार बार आपको जो है सोर्सेज वगैरह बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ से आपको एनिक्डोट्स वगैरह, कहाँ से कोई केस स्टडी आपको लेना है, कहाँ से कोई एग्जाम्पल्स जो है उसको कैसे, एक ही एग्जाम्पल को कैसे 10 जगह पे, मान लो अगर एक एग्जाम्पल हम लोग रट्टा मार के जाते हैं, उसको कैसे अगर
तीन चार टॉपिक डिफरेंट टॉपिक है, तो चारों टॉपिक में से कहीं भी उस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो वो पार्ट होता है आपका जर्नलिस्ट का। तो इससे हमेशा आपका जर्नलिस्ट वे में होना चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल इससे होगा आपका, जितना सिंपल होगा, जैसे बोलते भी है ना हम लोग कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। तो इससे जितना सिंपल होगा आपका, आप समझो कि आपको उतना बढ़िया मार्क्स मिलने वाला है। तो दैट इज द थिंग नाउ। तो सबसे पहला चीज ये था आपका कि इससे होता क्या है। तो इससे में हमने देखा कि इससे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, इससे आपका जर्नलिस्ट होना चाहिए, इससे आपका सिंपल होना चाहिए, इससे में कनेक्टिविटी होना चाहिए, ग्रामर्स का जो मिस्टेक्स होता है वो कम से कम होना चाहिए। ओके, तो वो चीज जो आपका रिदम मेंटेन होना चाहिए, इससे में ओरिजिनलिटी होना चाहिए। तो 5-6 चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका इससे जो है वो बढ़िया मार्क्स आपको देके जाएगा। नाउ ओवरऑल अगर हम लोग इससे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग आएंगे उस पे कि इससे कितने टाइप्स का होता है। ओवरऑल जब भी हम लोग इससे अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 3-4 चीजें जो होती हैं वो बेसिक्स होती हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टॉपिक चूज करना होता है। नाउ सी, जब एक अच्छा सा टॉपिक चूज करने का मतलब क्या होता है, सी अच्छा सा टॉपिक चूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भावनाओं में बढ़ जाओ। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है आपको, टॉपिक को केयरफुली रीड करना है। मान लो अगर 8 टॉपिक दिया हुआ है जिसमें से 2 टॉपिक आपको लिखना है, तो आराम से पहले 8 टॉपिक को रीड करो आप। ठीक है, उसके बाद देखो कि कौन से टॉपिक पे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर है, कौन से टॉपिक पे आपका बॉडी पार्ट में कम से कम 3-4 रिपोर्ट्स का डाटा वगैरह 3-4 रिपोर्ट्स के बारे में आपको पता है, 2-3-4 एग्जाम्पल्स आपको पता है। अगर इतना पता है तो आप उस टॉपिक के बारे में जा सकते हैं। तो हर एक टॉपिक को उठाओ आप। ठीक है, शुरू का 10-15 मिनट आपका उसी में जाएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, नहीं तो आप मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट करने के 2 पेज लिखने के बाद आपको लगता है कि अरे अब तो माल खत्म हो गया, अब क्या लिखे। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए आपके साथ। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारे टॉपिक को 8 अगर ऐसे दिया हुआ है, 8वें ऐसे को आप केयरफुली रीड करो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, हर टॉपिक पे देखो कि आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद और तब आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा डिटेल में और आऊंगा मैं, एक सीक्वेंस देखते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको एस्से को टैकल करना होता है। तो पहले आपने जब अपना टॉपिक चूज कर लिया, उसके बाद दूसरा चीज जो बचता है हम लोग का, वो बचता है कि टॉपिक्स को जो है डिफरेंट डायमेंशन में ब्रेक करना होता है। जैसे डायमेंशन हम लोग टॉपिक के डिटेल में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, कृषि से रिलेटेड है आपका। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है या कृषि से संबंधित समस्या है, तो जैसे हिस्टोरिकल कॉज है हम लोग के यहाँ जो एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब है। तो एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस खराब होने का रीजन जो है आपका वो ब्रिटिशर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था वर्ल्ड जीडीपी में, दैट वाज ऑलमोस्ट 20%। ओके, बहुत ज्यादा था। तभी हम लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खराब कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ आपका कि अर्बन एरिया से लोग रूरल एरिया में शिफ्ट होना शुरू हुए और पूरा रूरल एरिया पे पॉपुलेशन का बर्डन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर वो बढ़ा है। तो वो चीज जो है वो आपका हिस्टोरिकल हो गया, तो वो एक डायमेंशन हो गया आपका। फिर आप सोशल डायमेंशन पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ये सब डिटेल में हम लोग जाएंगे। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आज जॉब के कारण जो है जो भी मेल पॉपुलेशन है वो शहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और गांव में बसती है महिलाएं। तो एग्रीकल्चर जो है उसका महिलाकरण हो रहा है। तो वो भी एक समस्या हम लोग के साथ, क्योंकि मोस्टली जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में प्रॉपर्टी जो होता है वो मेल के नाम से होता है, तो महिलाओं को लोन लेने में जो है वो असुविधा होती है। तो ये सब चीज जो है आपका, तो वो दूसरा डायमेंशन हो गया आपका। पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है आपका, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डायमेंशन हो सकता है आपका। ठीक है, अनअवेयरनेस हो सकता है आपका। तो इस तरह से करके जो है आपका ज्योग्राफिकल डायमेंशन ये भी हो सकता है आपका। जैसे हम लोग का एग्रीकल्चर जो है वो मैक्सिमली जो है वो किस पे, मानसून पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से आपको डायमेंशन जो है वो ब्रेक करना है। डायमेंशन जब आपने एक बार ब्रेक कर लिया, उसके बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करना है कि हिस्टोरिकल रीजन है तो उसमें क्या क्या पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, जब ये सब पॉइंट आपने मेंशन यहाँ पे, और ये सब आपका रफ वर्क में चल रहा है। रफ वर्क में जैसे मान लो आपने 5 डायमेंशन चुना था, 5 डायमेंशन में आपने ब्रेनस्टॉर्म करके 5-5 पॉइंट लेके आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस करना है। यहाँ पे जब आप डायमेंशन में जाएंगे तो पहले कौन सा डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद आपका दूसरा डायमेंशन कौन सा आएगा, तीसरा डायमेंशन कौन सा आएगा, चौथा डायमेंशन कौन सा आएगा, पांचवा डायमेंशन कौन सा आएगा। डायमेंशन के बाद हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमने जो ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंट निकाला था उसमें सबसे पहले किसको लिखना है,
उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल डालना है, तीसरा कौन सा डालना है, चौथा कौन सा डालना है, पांचवा कौन सा डालना है, ये सब आपको रफ वर्क में नंबरिंग करते जाना है। इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। ओके, ये सीक्वेंस जब आपका पूरा हो जाता है तो एक रफ आइडिया मिल गया आपको। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जो इंट्रोडक्शन लिखना है ना, वो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको रफ वर्क में लिखना है। ठीक है, कि आप एग्जैक्टली क्या कॉपी करेंगे वो आपको पहले रफ वर्क में प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद वो इंट्रोडक्शन जो है फिर आपका इसमें आ जाएगा, जो आप इससे स्टार्ट करेंगे वहां पे लिखना है आपको। और इसके बाद जो है आपका, जब ये सब चीजें तैयार हो गई आपके, देन गो फॉर राइटिंग द इससे। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क होता है आपको कि कैसे जो है आपको डिजाइन करना है। सबसे पहले आपने टॉपिक चूज किया, फिर डायमेंशन डिसाइड किया, फिर ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर आपने सीक्वेंस किया, फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिसाइड किया, और फिर उसके बाद आपने इससे लिखना शुरू किया। तो ये एक सीक्वेंस होता है आपका। नाउ अब सबसे पहला जो हम लोग के दिमाग में आता है वो ये होता है कि आज जो इससे पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा उसका नेचर क्या होगा। सी बीपीएससी ने ये एसए वाला पार्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इससे पहले ये यूपीएससी में था। तो हम लोगों ने जो 20-25 साल का क्वेश्चन एनालाइज किया है, तो उसमें पैटर्न क्या निकल के आता है आपका, कि इससे जो है वो मेनली 6 डायमेंशन से पूछा जाता है। पहला एक होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक इशू। आई विल शो यू द एग्जाम्पल। ओके, जैसे सी हियर, was it the policy paralysis or the paralysis of implementation which slowed the growth of our country? Okay, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन आपका। दूसरा विमेन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये दूसरा डायमेंशन आपका। तो इस तरह के टॉपिक जैसे मान लो डेमोग्राफिक डिविडेंड, बून और बेन, वरदान है या अभिशाप है, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये भी आपका सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन है। एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर अगर कोई एस्से आता है तो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में जाएगा। पोवर्टी के ऊपर अगर कोई टॉपिक आता है तो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में जाएगा। तो वो एक डायमेंशन वाला एरिया होता है आपका। जैसे एडुकेशन हो गया आपका, हेल्थ हो गया, ये सब भी आपका सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में जाएगा। तो वो एक एरिया जहां से क्वेश्चन निकलता है। दूसरा एरिया होता है आपका पॉलिटिकल इशू का। पॉलिटिकल इशू मतलब होता है आपका, जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर काफी डिबेट चल रहा है आजकल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपका, दैट कैन बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्से। ओके, कि इसमें लिमिटेशंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना लिमिटेशंस होना चाहिए। ओके, सरकार जो लिमिटेशंस लगा रही है या लगाना चाह रही है, तो उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकता है। ओके, तो ये एक डायमेंशन हो गया। दूसरा जैसे एक इससे आया भी था आपका कि छोटे छोटे स्टेट का डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे बिहार में भी हम लोग बोल रहे हैं कि सीमांचल वाला एरिया जो है उसको अलग करेंगे। तो वो एक डायमेंशन होता है आपका इससे का, कि छोटे स्टेट का डिमांड जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, क्या वो सही है या गलत है। तो वो एक हिस्से का पार्ट हो सकता है आपका। फेडरल डिस्प्यूट होता है जैसे वाटर को लेके, तमिलनाडु कर्नाटका ये सब में वाटर का काफी डिस्प्यूट चलता है आपका। तो ये सब फेडरल डिस्प्यूट है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल इशू। नाउ तीसरा जो टाइप एस्से होता है आपका, और वो आजकल काफी फेमस है, वो है आपका फिलोसफिकल एस्से। नाउ फिलोसफिकल एस्से में क्या होता है, इसका कोई डायमेंशन निश्चित नहीं होता है। इसमें सिंपली किसी ने अगर कुछ कोट किया है, ओके, जैसे गांधी जी ने कोट किया था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, मतलब दूसरों में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो बदलाव आपके खुद के अंदर होना चाहिए। अब उस चीज को जो है एक स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको बोला गया कि आप ऐसे लिखो इस पे। ठीक है, नाउ अब आपका पर्सनालिटी, आपका इन डेप्थ नॉलेज डिसाइड करेगा कि आप उस पर कैसे लिखेंगे। क्या आप उसी चीज को इलेबोरेट करते जा रहे हैं या उस चीज को आपने पूरा एनालाइज किया। ओके, तो इस तरह के एस्से को हम लोग बोलते हैं फिलोसफिकल एस्से। नाउ दूसरा एक ये होता है, जैसे एक और टाइप बता रहा हूं मैं आपको, जैसे क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, मोरल और इकोनॉमिक। तो ये भी किसका पार्ट है आपका, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिलोसफिकल एस्से। नाउ एक और एस्से का टाइप होता है आपका जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। जैसे मान लो कि इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी का डिबेट जो होता है आपका, कि हम लोग को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए कितना जो है फॉरेस्ट वो डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सी बिना डिस्ट्रॉय किए तो हम लोग खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग को उस इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या हम लोग को थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को वैसे ही कट डाउन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो एक डिबेट होता है आपका। जैसे टूरिज्म का कभी टॉपिक आता है तो वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक हुआ आपका। क्लाइमेट चेंज का कोई टॉपिक आ गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक आ गया। उसके बाद एक डायमेंशन जो बनता है आपका, वो बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आजकल एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपका चैट जीपीटी, आपने सुना होगा। नाउ चैट जीपीटी क्या है आपका, दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम शुरू हुआ है, तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दैट इज गोइंग टू ब्रिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन द वर्ल्ड।
चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो आपका वर्ल्ड में आने वाला है, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरा, जैसे एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए पैनेसिया है। पैनेसिया का मतलब रामबाण होता है। तो क्या सारे समस्या के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रामबाण है? कभी कभी पूछा, एक बार पूछा गया था आपका 2017-18 में कि सोशल मीडिया जो है वो जो है कहीं ना कहीं एक टू ए स्वॉर्ड है, ठीक है, दो धारी तलवार है आपका। उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अगर उसको थोड़ा सा भी उसके मिसयूज करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा जो है वो निगेटिव इफेक्ट ला सकता है। तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इससे है आपका ना। उसके बाद एक टॉपिक जो आता है आपका डायमेंशन जो है आपका वो होता है करंट रिलेटेड, ठीक है। करंट रिलेटेड में जैसे मान लो रसिया यूक्रेन का चल रहा है आपका, तो रसिया यूक्रेन का अगर वॉर चल रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी हो रहा है, उसका इम्प्लीकेशन जो वर्ल्ड के ऊपर भी हो रहा है। तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, ओके, इन दिस ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन क्राइसिस? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड में पीस जो है, शांति जो है वो स्थापित किया जा सके। लेकिन आज 70 साल 75 साल के बाद भी जो है हम लोग जो है ग्लोबल लेवल पे कोई भी मजबूत कंट्री है उसको यूनाइटेड नेशन जो है वो रोकने में असमर्थ हो जाती है। तो इस तरह का टॉपिक जो भी आपके जैसे G20 में अभी इंडिया को जो है वहां पे प्रेसिडेंटशिप मिला है, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, तो वो एक डायमेंशन हो जाता है आपका करंट रिलेटेड। तो ये जो एरिया है आपका, तो ये सब डायमेंशन वाला पार्ट है आपका कि या तो सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट रिलेटेड। नाउ एक ये छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। फिलोसफिकल में बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर, टूरिज्म का बताया मैंने। नाउ सी, और दूसरा एक चीज क्या है, जब हमने 20-25 साल का क्वेश्चन जो है वो एनालाइज किया तो हमने क्या पाया कि 60% क्वेश्चन जो है वो आपका ऑलमोस्ट फिलोसफिकल इससे होता है आपका, ठीक है। और आजकल तो यूपीएससी में 8 में से 6-7 क्वेश्चन जो होता है वो फिलोसफिकल होता है। उसके बाद जो है बाकी का जो आता है आपका दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सोशियो इकोनॉमिक वाले टॉपिक से पूछा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पॉवर्टी हो गया, वीमेन हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, चाइल्ड हो गया, एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो ये सब टॉपिक जो ऑलमोस्ट 25% टॉपिक जो मिलेगा आपको, वो जो हम लोग को पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सोशियो इकोनॉमिक वाले पार्ट से। नाउ तीसरा जो पार्ट आता है आपका वो होता है आपका साइंस का, पॉलिटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल टॉपिक हो सकता है आपका, और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द टॉपिक दैट विल बी देयर, ओके। सॉरी, इट इज 5%, दिस इज 5 नॉट 20%, 5%, ओके। तो ये सब जो है आपका ये तो अगर हम लोग को अगर प्रिपेयर भी करना है तो हम लोग का एक फोकस कहाँ पे होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक इशू पे, ठीक है। दूसरा फोकस हम लोग का कहाँ पे होना चाहिए, फिलोसफिकल एसे। ये अपना माइंडसेट में कभी मत रखना आप लोग, ठीक है, कि फिलोसफिकल एसे वही लिख सकते हैं जिनका फिलोसफिकल जो है वो फिलोसफी जो है वो ऑप्शनल होगा। ऐसा कभी नहीं होता आपका। आपके अंदर अगर सोचने की क्षमता है, ठीक है, अगर आप चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर रीड किया है, तो आप आराम से एक बढ़िया ऐसे जो है वो फिलोसफिकल ऐसे जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत लिमिटेड कंटेंट के साथ लिख सकते हैं। तो वैसा नहीं सोचना है कि जिनका सोशियोलॉजी होगा या जिनका इकोनॉमिक्स होगा वो सोशियो इकोनॉमिक वाले टॉपिक पे लिखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एसे वाला पार्ट जो है एकदम जर्नलिस्ट वाला पार्ट है, और यहाँ पे जितना जर्नलिस्ट बनेंगे आप उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। नाउ ओवरऑल अगर हम लोग एस्से के बारे में बात करते हैं तो एस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन पार्ट इज इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट जो है वो बॉडी का पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है वो कंक्लूजन का पार्ट होता है। नाउ सी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का मतलब क्या होता है आपका, जैसे मान लो कि अगर हम लोग पूरे एस्से को एक बस की तरह ट्रीट करते हैं तो इंट्रोडक्शन जो हो गया उस बस का ड्राइवर हो गया, ठीक है। नाउ तो इंट्रोडक्शन आपका जितना बढ़िया रहेगा, जितना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन लिखा है आपको नंबर उतना बढ़िया मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो होता है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। पहली बार एग्जामिनर ने आपका कॉपी पलटा और सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो उसको इतना बढ़िया लगा, नाउ ही इज मेस्मराइज्ड, ओके। उसका दिल एकदम खुश हो गया, भले वो बीबी से झगड़ा करके आया है, लेकिन वो जो है आपका ऐसे देख के एकदम खुश हो गए कि अरे वाह आपने कितना बढ़िया इंट्रो लिखा है। वहां से आपने एक इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, ठीक है, कि कोई जो है आपका 1000 और 1200 वर्ड पढ़ेगा क्यों। सी, हम लोग जब कोई आंसर लिखते हैं ना या कोई ऐसे लिखते हैं तो हम लोग का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उस चीज के साथ, तो हम लोग बार बार उसी चीज को रीड करते हैं।
लेकिन जब एग्जामिनर को पढ़ना होता है तो एग्जामिनर को सर्टेन अमाउंट मिलता है आपका इससे रीड करने के लिए। तो ये आपका ड्यूटी होता है कि आप एग्जामिनर को अपने कॉपी पे होल्ड करके रखो। 1200 वर्ड तक अगर आपने एग्जामिनर को अपने कॉपी पे होल्ड कर लिया तो फिर कोई आपको अच्छा मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला चीज क्या होता है आपका कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, आप गए किसी के यहाँ मिलने के लिए, ठीक है। सिंपली इसको वैसे लो कि आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं और वो जो है एक तो बंदा है जो बड़ी गर्मजोशी के साथ आपके साथ मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। दूसरा आदमी जो है वो आपको देखा और चुपके से एकदम मुंह बनाते हुए जाकर रूम में बैठ गया ना। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आप दूसरा वाला आदमी जो है उसको कुछ देना भी चाहेंगे, उससे कुछ बात भी करना चाहेंगे, फिर भी आपके दिमाग में आएगा छोड़ो यार क्या बात किया जाए इससे, पहले वाले आदमी से ही बात करते हैं। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि आपने ओपन अप किया खुद को, जो है एग्जामिनर के सामने आपने सबसे पहली बार खुद को रखा है। और वो चीज जो है वो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो आपका 1000 वर्ड रीड करने के लिए मजबूर हो जाए ना। तो ये तो होता है कि आपका एंट्री हुआ, आपने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर एकदम अच्छे से बैठा हुआ है, सारा नीट एंड क्लीन सब कुछ है, ड्राइवर भी एकदम वेल ट्रेंड लग रहा है आपको। नाउ अब क्या किया आपने, बस में इंटर करना शुरू किया, दैट इज योर बॉडी पार्ट। अब जैसे ही बस में इंटर किया आपने तो आपने देखा कि बस एकदम पूरा खचाखच भरा हुआ है, बहुत सारे पैसेंजर, जो कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई किसी के शरीर पे चढ़ के खड़ा हुआ पड़ा है। तो आपको कैसा फील होगा, ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। नाउ इससे के साथ भी यही होता है कि अगर वहां पे जो भी कंटेंट है आपका वो अगर एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है, भले पैसेंजर कम हो फिर भी उस बस में आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हर चीज को अगर आपने सीक्वेंस में एकदम अच्छे से सजा के रखा है, मान लो वहां पे अगर 15 ही ये है पैसेंजर हैं और वो हर आदमी जो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, बस पूरा साफ सुथरा है उसका, तो आपको अच्छा लगेगा। बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि ऐसे में जो है भले आपका कंटेंट कम हो लेकिन आपने जो भी लिखा है एकदम तार्किक तरीके से लिखा है, पूरा एनालाइज करके लिखा है, कंटेंट आपका अच्छा है, अच्छे से आपने कनेक्ट किया है। हर पैराग्राफ के बीच में आपका कनेक्टिंग वर्ड जो होता है आपका, जैसे हाउ एवर, वेन एवर, ओके, तो ये सब क्या है आपका आपने अच्छे से यूटिलाइज किया है, अच्छा अच्छा वर्ड्स आपने डाला है, ठीक है। तो वो आपका जनरल ऐसे होने के बाद भी उसको लगे कि अरे चलो रीड तो करते हैं, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग है आपका। कभी आपने कोई केस स्टडी डाल दिया, केस स्टडी के बाद अगली बार कभी एग्जाम्पल डाल दिया आपने, तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगेगा। नाउ वो पीछे की तरफ आता है जहां से उसको एग्जिट करना है, और ये एग्जिट करने वाला पार्ट जो होता है वो आपका कंक्लूजन का पार्ट होता है। नाउ इंट्रोडक्शन जितना इंपॉर्टेंट था आपका उससे थोड़ा कम, बट यस कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी के घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और वो आपको कैसे ग्रीट करता है, आपको जो है वो अगर अच्छे से बोलता है कि ठीक है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर दोबारा आइएगा, भले वो मन में बोले कि मत दोबारा आइएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ दोबारा आइएगा तो आपको अच्छा लगता है। नाउ कंक्लूजन भी वैसा ही है आपका। कंक्लूजन अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे आप, तो नाउ अब एग्जामिनर यहाँ से एग्जिट कर रहा है आपके एसे से, और यहाँ पे वो जैसे ही एग्जिट करेगा तो यहाँ पे जाके वो मार्क्स देगा। यहाँ तक वो खुश है आपके एसे से, आपका इंट्रोडक्शन आपके बॉडी पार्ट से वो खुश है, बस आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है कंक्लूजन वाले पार्ट में कि यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर जो है वो उसको बुरा नहीं लगे। तो कोई एक्सट्रीम स्टेप जो है वो आपको कंक्लूजन में नहीं लेना है, कंक्लूजन भी सिंपल होगा, थोड़ा सा फ्यूचर वाला पर्सपेक्टिव जो है वो हम लोग ऐड करेंगे उसमें, तो वो सब डिटेल हम लोग करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखना है वो अलग सेशन में करेंगे। बट ओवरऑल अगर बताएं तो कंक्लूजन थोड़ा सिंपल भी होगा, चलेगा, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब दुनिया खत्म हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए आपका, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो यहां से जब वो निकलेगा तो आपको अच्छा मार्क्स दे के निकलेगा। तो ये ओवरऑल एक पूरा का पूरा जब हम लोग एस्से के बारे में सोचते हैं तो एस्से के बारे में यही होता है कि एक जनरल सा एस्से लिखना है आपको, थोड़ा सा एनालिटिकल लिखना है, हर स्टेप पे आपको एग्जांपल्स, केस स्टडी, ओके, इसका यूज करना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखना है। जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे कोई आपका 1000 वर्ड पढ़ने वाला नहीं है। नाउ तो ये जो इंटायर वीडियो था हम लोग का वो इस पे था कि ओवरऑल एस्से होता क्या है आपका, किस तरह का एस्से जो है वो पूछा जाएगा, आपका जो है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इससे शुरुआत कैसे होगा। अब इसके बाद एक के बाद एक हम लोग वीडियो लेके आएंगे। पहले वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि इंट्रोडक्शन का तरीका क्या होता है, फिर बॉडी वाले पार्ट में हम लोग बताएंगे, फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ से जो है एक के बाद एक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।